वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था रीनल पैथोलॉजी फॉर लिम्फोमा और हमने कर लिया था कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने हॉर्शू किडनी देखी थी, रीनल एजेनेसिस देखी थी, डिस्प्लास्टिक किडनी देखी थी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मेड्यूलरी सिस्टिक डिजीज़, एक्यूट रीनल फेलियर जिसमें हमने देखा था कि प्री रीनल एजोटीमिया और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो आपका है। उससे पहले हम ये डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि हमारी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाता है। आपको पता है ना, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के बाद होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दरमियान में लूप ऑफ हैनले होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात करने लगे कि ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस होने लगी है यहाँ पे। ठीक है, अब वो नेक्रोसिस क्यों हो सकती है? दो तरह से हो सकती है। एक ये कि कोई नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट आया हुआ है। नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स आपको पता है कुछ नेफ्रोटॉक्सिक हमारी ड्रग्स होती हैं जो हमारी किडनी को डैमेज कर रही होती हैं वो, या इस्कीमिया की वजह से किडनी का डैमेज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, ये हमारी किडनी को जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी नेक्रोसिस करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखें ट्यूबुलर इंजरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, हुई हुई है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे ट्यूबुलर इंजरी हुई हुई है, सारे ट्यूबुलर के सेल्स जो है ना वो टूट गए हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के सेल्स टूट गए हैं और वो ल्यूमेन में आना शुरू हो गए हैं। ट्यूबुलर इंजरी की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ट्यूबुलर ल्यूमेन की। ठीक है, और जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं अब वो जब खत्म हो जाते हैं वहाँ से, तो उसमें से फ्लूइड सारा बैक लीक होकर इंटरस्टिशियम में आना शुरू कर देता है। ठीक है, किसकी वजह से? इस्कीमिया या टॉक्सिक इंसल्ट की वजह से। ठीक है, तो अब खुद सोचें कि अगर किसी की ट्यूब्यूल्स की जो है एपिथेलियम ही डैमेज हो गई है और आके उन्होंने किडनी के ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया है, तो क्या होगा कि सारा यूरिन जो है वो नहीं पास कर पाएगा ना, और बैक लीक स्टार्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, और हमारे पास जो है किडनी का जो काम होगा वो कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, सारे जो हार्मफुल मेटाबोलाइट्स हैं वो दोबारा से जमा होना शुरू हो जाएंगे किडनी के अंदर। ठीक है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्यूबुलर डैमेज की वजह से यही होता है। ठीक है, और ये जो जितने भी कास्ट होते हैं ना, ये ब्राउन कलर के इस तरह से जमा होते थे, होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। ये जैसे ये कास्ट हैं, ये जमा होना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके ना, और फिर ये यूरिन के अंदर जब आते हैं ना तो ऐसे टुकड़े उसी फॉर्म में आते हैं जो इस तरह बने होते हैं इधर, तो इनको कहते हैं ये ब्राउन कलर के हमें कास्ट जो है वो यूरिन में मिल रहे होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, यही सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम इसको बुक से देख लेते हैं अब। So what is acute tubular necrosis? It is injury and the necrosis of the tubular epithelial cells. Most common cause इसका क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है ये एक्यूट रीनल फेलियर का। ठीक है, इंट्रा रीनल एजोटीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। ठीक है, प्री रीनल एजोटीमिया में ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, पोस्ट रीनल एजोटीमिया में ऑब्स्ट्रक्शन थी किसी यूरिनरी स्टोन की वजह से, यूरेटर स्टोन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंट्रा रीनल एजोटीमिया हुआ है, मीन किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। नेक्रोटिक सेल्स हमारी ट्यूब्यूल्स में आते हैं, उसको प्लग ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है, ब्राउन कलर के हमें कास्ट यूरिन में मिल रहे होते हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियम खराब हो जाती है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बन एंड क्रिएटिनिन जो है वो ख़राब हो जाती है, और उसकी जो रेशो होती है वो 15 से जो है ना कम हो जाती है ब्लड के सॉरी यूरिन के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सक्रीटरी जो हमारे पास वॉल्यूम होगा सोडियम का यूरिन के अंदर वो 2% से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स यूरिन में सोडियम ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब कम हो रहा होगा। कंसनट्रेशन ऑफ एबिलिटी जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी किडनी की, जिसकी वजह से यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो 500 से कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसके अलावा इसकी etiology क्या है, उन्होंने यही लिखी हुई है कि ये इस्कीमिया की वजह से हो सकता है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। इस्कीमिया में क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक है, और उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं मिलेगा तो उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादातर उस वजह से होता है कि पहले से पेशेंट को प्री रीनल एजोटीमिया था, उसकी वजह से इस्कीमिया हो गया और फिर जो है ना ये क्रिएट होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और मेड्यूलरी सेगमेंट जो थिक असेंडिंग लूप का हमले का होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम इधर से समझे कि ये आपका फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस है, और ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये आगे से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है आगे जाके, और पिकल एक्टिंग डक्ट है। तो अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे ज़्यादा जो है ना डैमेज होता है, यहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ज़्यादातर आपको जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये जो है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया, और मेड्यूला के अंदर ज़्यादा मिलते हैं।
फिर दूसरा इसका जो कॉज होता है आफ्टर इस्कीमिया वो होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। टॉक्सिक एजेंट्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस करवाते हैं हमारी ट्यूब्यूल्स की। सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इफेक्ट होता है और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से होता है, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, या फिर किसी को क्रश इंजरी हुई थी, कोई वो सड़क पे गिरा था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उसका मसल क्रश हो गया, उसकी वजह से उसकी मायोग्लोबिन यूरिन में आना शुरू होगी, मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो सकती है। या ऑक्जेलेट क्रिस्टल जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीज एजेंट होता है और ये ब्लू कलर का होता है। तो कुछ लोग इसको अगर पी लें गलती से या इस तरह से, तो जूस लाइक होता है ना, तो अगर पी लें गलती से तो ये किडनी को डैमेज करता है, ठीक हो गया। उसके बाद रेडियो कंट्रास्ट डाई है या यूरेट है, ये सारे हमारे पास। यूरेट क्या होगा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मैंने बहुत दफ़ा बताया कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं जब वो टूटते हैं ना, तो उनमें से जो है ना डीएनए रिलीज़ होता है, उनमें से यूरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है और वो हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, ठीक हो गया। हाइड्रेशन अगर हम प्रॉपर रखते हैं, एलोपिरिनॉल यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के साथ, मतलब कि अगर किसी को कोई कैंसर है और हम उसको बाहर से कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो कैंसर सेल्स जब टूट रहे होंगे तो उनमें से यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा, किडनी में रिलीज़ हो रहा होगा, जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है। तो हमारा ये होता है कि हम कीमोथेरेपी के साथ जो है पेशेंट को कहें कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है और एलोप्यूरिनॉल का जो है ना उसको ड्रग्स दे देनी है ताकि वो यूरिक एसिड जो है वो किडनी के अंदर ब्लॉकेज ना करे, ठीक हो गया, ये बात होती है। तो ये हमारे पास था टॉपिक अबाउट दिस। और क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे कि पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है क्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से, तो ओलिगोयूरिया होगा, ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट आ रहे होंगे जो मैंने आपको शुरू में भी बताए हैं, बाइनोल क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब सोडियम हमारी बॉडी से, देखो एक तरफ से सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है, पोटेशियम और हाइड्रोजन उसके मुकाबले में निकल रहे थे यूरिन से, ठीक है, तो पेशेंट का बैलेंस था। लेकिन अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई है, सोडियम निकलता जा रहा है बॉडी से और पोटेशियम और हमारा जो है हाइड्रोजन वो बॉडी में जमा होता जा रहा है उसके मुकाबले में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया हो जाता है, बॉडी के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास हाइपरकैलेमिया, प्लस क्या हो जाता है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, इसमें हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होंगे तो वो फैटल हो सकते हैं। ओलिगोयूरिया जो है वो 2-3 हफ्ते तक रहता है। ट्यूबुलर सेल्स जो है उनको अपना टाइम लगता है। अच्छा, ये ना स्टेबल सेल्स होते हैं, इन्होंने दरअसल यहाँ पे ये बताने की कोशिश की स्टेबल सेल्स होते हैं। स्टेबल सेल्स क्या होते हैं कि जो अपने आप को जो है ना अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि सेल साइकिल के थ्रू गुजरते हैं और अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुई होती है वो स्टेबल सेल्स क्या करते हैं अपने आप को ठीक कर लेते हैं बाद में, अगर हम उसकी जो है वो करते हैं ओलिगोयूरिया के बाद जो है वो मतलब रिकवरी अगर उन्हें हो तो स्टेबल सेल्स री एंटर करते हैं, सेल साइकिल को रीजनरेट करते हैं, ठीक हो गया। फिर आता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। इसमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमेशा हमेशा याद रखना, ये मुझे एमसीक्यू भी आया था और याद है कि जो ड्रग्स की वजह से जो है ना किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना इंटरस्टिशियम के अंदर, वो एक्चुअली इसका कॉज होती है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। सो ड्रग इंड्यूस आपके पेथोमा से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, मतलब कि पेथोमा में बहुत टिपिकल एमसीक्यूज़ बनते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसमें हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारे पास होती है वो हमारी इंटरस्टिशियम और ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, इंट्रा रीनल एजोटीमिया हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सी ड्रग्स इसमें टेक पार्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल कोई एनसेड्स ले रहा था, पेंसिलिन ले रहा था, डायरेटिक्स ले रहा था, उसकी वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली उसको जो है ओलिगोयूरिया होगा, उसको यूरिन रिलीज़ नहीं हो रहा होगा, कम हो जाएगा, किडनी ख़राब है, फीवर होगा, उसको रैश होगी, ठीक है। ये ड्रग्स की वजह से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, इसके आपको यूरिन के अंदर ईओसिनोफिल्स मिलेंगे, ठीक है, यूरिन के अंदर ईओसिनोफिल्स मिलेंगे। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बताता है कि ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हुई हुई है, इस वजह से यूजिनोफिल्स है, ठीक है। तो इसकी रिजॉल्व ट्रीटमेंट क्या होगी कि हम जो है सीजेशन ऑफ ड्रग कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो हम ट्रीट नहीं करते उसको और ड्रग वो कॉन्स्टेंटली लेता जा रहा है, एनसाइड्स लेता जा रहा है, तो उसकी जो किडनी के पिपिला हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। हम आगे यही पढ़ने लगे हैं, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। किडनी का स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, मैं आपको इस पिक्चर भी दिखा दूँगी, इधर पिपिले होते हैं ऐसे करके पिरामिड्स के आगे, तो उनकी एक नेक्रोसिस हो जाती है ना, उनको कहते हैं कि रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो गई है। जब वो नेक्रोसिस हो जाती है तो पेशेंट के यूरिन के अंदर जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, फ्लैंक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पेशेंट पहले से बहुत ज़्यादा देर से एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहा था,
ठीक है। तो लाइक फेनेसिडिन और एस्पाइरिन इसलिए कहते हैं कि इनको ड्रग्स को जो है ना बहुत ज़रूरी हो तो फिर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वैसे तो ये क्रोनिक की वजह से होता है, लेकिन फिर भी टू द सम एक्सटेंट कि हमारी किडनीज़ को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो एस्पाइरिन, अब थोड़ी सी भी दर्द होती है ना, लोग कहते हैं जो एस्पाइरिन डिस्परिन ले लो, ये लो पकड़ो पी लो, इसको पानी में घोल के, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गुड। आप अपनी दर्द को बर्दाश्त करो, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है जो कि आपकी फॉर एग्जांपल रेस्ट से नहीं हो पा रही ठीक, तो फिर आप, ठीक है, अदरवाइज अवॉइड एज मच एज़ यू कैन। उसके बाद डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, सिकल सेल ट्रेट की वजह से हो सकता है, सीवियर एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की वजह से रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। ये सिकल सेल के अंदर क्या होता है, सिकल सेल के अंदर आपको पता है सिकल सेल्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, तो वो इस्कीमिया करवा देंगे किडनी की, फिर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी पेपिले की, ठीक है। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। हम इसको आगे एक टॉपिक है इसका पायलोनेफ्राइटिस का, आई थिंक, तो वो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा व्हाट्स दैट। रॉबिन्स की आपको पिक्चर पता होगी कि ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की, अगर आपने रॉबिन्स पढ़ी है, टॉक्सिक इंजरी इस्कीमिया हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्यूबुलर इंजरी स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, ट्यूबुलर बैक लीक, स्लफ सेल्स हुए, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, किडनी का जो है DFR कम हो जाता है और ओलिगोयूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ किडनीज क्या है कि दिस इज अ कैप्सूल बाहर की तरफ, फिर हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, मेड्यूला के अंदर जो है पिरामिड्स होते हैं इस तरह से बने हुए ऐसे करके, ठीक है। उसका आगे ये जो एंड होता है टैपिंग एंड, इसको हम रीनल पेपिला कहते हैं, जिसकी हमने अभी देखी है कि पेपिलिन नेक्रोसिस होती है, ठीक है। आगे ये रेनल पेल्विस है और यूरेटर्स वगैरह है। तो दिस इज़ एक्चुअली द रीनल पेपिलिनी नेक्रोसिस। इसमें ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर शोइंग यू के रीनल के जो पेपिला हैं उनका डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हो गई हुई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारा नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम पे है। तो उससे पहले ना हम किडनी की जो एक वॉल है ना उसको देख लेते हैं। अब होता क्या है कि आपको पता है ये जो है एक्चुअली ग्लोमेरुलस होता है, उसके इर्द गिर्द बोमेंस कैप्सूल होता है ना। तो अब जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें से जो भी हमारी मटीरियल्स होते हैं उन्होंने फ़िल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में जाना होता है, वहाँ से वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सो ऑन गुजरते हैं, ठीक हो गया। अब होता क्या है इसमें कि एक्चुअली ये जो है ना ये एक्सी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू उसने ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल तक जाना होता है। तो कैपिलरीज होती है ना बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो कैपिलरीज की ये 3 लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू उन चीज़ों ने गुजर के जाना होता है, दरअसल ये बात है, ठीक है। तो अब ये बाहर की तरफ, इधर की तरफ ना हमारे पास बाहर की तरफ, ये अब समझ लें कि बाहर की तरफ ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। और ये आपकी जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो है ना 3 वॉल्स हैं, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक एंडोथीलियम होती है कैपिलरी की, ठीक है, इस तरह से स्लिट्स लाइक बनी होती हैं, दरमियान में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है एपिथीलियम होती है, तो इधर जो एपिथीलियम होती है उसके ऐसे करके ना पोडोसाइट टांगे बनी होती हैं, फुट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो किडनी ने जो है जब ब्लड फ़िल्टर करना होता है ग्लोमेरुलस से, तो वो यहाँ से फ्लूइड होगा, वो ऐसे एंडोथेलियम से गुजरेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरेगा, फिर पोडोसाइट से गुजरेगा, फ़िल्टर होके फाइनली बोमेंस कैप्सूल में जाएगा और वहाँ से फिर फर्दर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है जिनको इन्होंने क्रॉस करना होता है। आगे हमने किडनी डिजीज़ेज़ पढ़नी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये सारी। इनमें क्या होगा कि ये एंडोथेलियम, पोडोसाइट्स या हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसमें कोई ना कोई इंजरी होगी जिसकी वजह से ये जो एक बैरियर होगा ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल एक बैलेंस के साथ जो है ना इसमें से इजीली, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें भी मूव कर जाएंगी। एल्ब्यूमिन जो नॉर्मली वो गुजरने नहीं दे रहा था इस ये मेम्ब्रेन, एल्ब्यूमिन पास होना शुरू हो जाएगा। ब्लड सेल्स नॉर्मली इसमें से पास नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ से ब्लड भी गुजरना शुरू कर देगा। तो पेशेंट जो है उसको क्या होगा, प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को जो है एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाएगा उसके ब्लड में, उसके यूरिन में, ठीक है। पेशेंट के ब्लड में जो है पेशेंट के यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, हिमेचूरिया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो है इस तरह से सारी एब्नॉर्मेलिटीज़ जो है ना आगे हम देखेंगे हो रही होती हैं। अच्छा, अब ना इसमें हमारे 2 सिंड्रोम्स होते हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। 2 तरह के होते हैं, नेफ्राइटिक होता है, नेफ्रोटिक होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक जो होता है ना, इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रोटीन यूरिया जो है वो 3 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है एक 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और इसमें एडिमा होता है, पेरिफेरल यूजली पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हुआ होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है इसमें क्योंकि वो हमारे जो है वो मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है। वो पोडोसाइट्स जो होते हैं ना इसमें, दरअसल ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनकी टांगें टूट जाती हैं, हम ये कहते हैं एफेसमेंट हो जाती है इनकी, तो जिसकी वजह से ना ईजीली एल्ब्यूमिन भी पास कर सकता है यूरिन में, ठीक है। और इस तरह से ना, तो जब एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी से चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है उसने हाई ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता है। जब एल्ब्यूमिन नहीं होता तो बॉडी के अंदर एडिमा
होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब प्रोटीन्स हमारी बॉडी से निकल जाती हैं तो प्रोटीन्स के अंदर एक प्रोटीन ये भी होती है एंटी थ्रोम्बिन 3, जिसने क्लॉट की फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो जब वो एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो भी बॉडी से निकल जाएगी प्रोटीन्स की साथ साथ, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और लिपिड यूरिया हाइपर लिपिडीमिया इस वजह से होता है, कहते हैं कि प्रोटीन्स चले गई हैं तो पीछे लिपिड ज़्यादा हो गई हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स चले गई हैं तो पीछे लिवर ने शुरू कर दिया कि लिवर एल्ब्यूमिन वगैरह बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, तो वो लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर प्रोटीन्स तो निकल जाती हैं बॉडी से, हाइपोएल्बिनुमिया हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से एडिमा हो जाता है उनकी बॉडी में, लेकिन पीछे लिपिड्स रह जाते हैं बेचारे, तो हाइपर लिपिडीमिया होगा, लिपिड यूरिया भी हो रहा होगा, मोस्टली मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपिड्स फंसे होते हैं, उनकी डिपॉजिट्स होते हैं, और हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। इसके मुकाबले में नेफ्राइटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, वो ये होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम के प्रोटीन यूरिया जो है वो 3 मिलीग्राम से कम होगा, ठीक है। नेफ्रोटिक में प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। और एडिमा इसमें भी होगा, इसमें हिमेचूरिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है इसमें रेड कलर का बताया हुआ है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हिमेचूरिया होता है, ब्लड यूरिन में आ रहा होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हिमेचूरिया जो है इट इज़ अ साइन ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नॉट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पेशेंट हाइपरटेंशन और ओलिगोयूरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। ये दोनों डिफरेंसेस है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।